स्टूडेंट्स नमस्कार। हम भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों का अध्ययन कर रहे थे और हम सब लोग अब घर पर हैं और घर पर रहते हुए एक सुनहरा जो मौका है जो भगवान ने हमें दिया है उसका सदुपयोग करें और अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी में अपना समय लगाएं। 2-3 बार वीडियो अच्छे तरह से सुनें क्योंकि ये जो जानकारी के इतिहास के स्रोतों का जो लेसन है ये यदि आप पूरा अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो ये समझिए कि आपकी जो ये किताब है 12th की हिस्ट्री की ये 80% कवर हो जाएगी, ये मान के चलिए आप, क्योंकि इन स्रोतों पर ही संपूर्ण विवरण आधारित है। तो आइए हम आज देखते हैं भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों में विदेशी साहित्य स्रोत का हम अध्ययन करते हैं। हमारा बिंदु है विदेशी साहित्य स्रोत। विदेशी साहित्य स्रोत और विदेशी साहित्य स्रोतों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो विदेशी साहित्य स्रोतों का वर्गीकरण है यूनानी साहित्य, उसके बाद नंबर 2 है चीनी साहित्य और नंबर 3 है अन्य यानी अरबी, फारसी, तिब्बती साहित्य। ये इस तरह का वर्गीकरण है। उसमें से सबसे पहले हम देखते हैं यूनानी साहित्य स्रोत। विद्यार्थियों जानते हैं कि यूनानी साहित्य स्रोत का जब हम अध्ययन करते हैं तो यूनानी साहित्य स्रोत में हम जोड़ के देखते हैं कि यूनानियों का भारत में आगमन, यूनानियों का भारत पर आक्रमण और यूनानियों के भारत पर आक्रमण को जोड़कर देखते हैं तो सबसे पहले सिकंदर का भारत पर आक्रमण, और सिकंदर के भारत पर आक्रमण का जो समय है वो 327 BCE बिफोर कॉमन एरा ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक का समय है। इस समय सिकंदर, मकदूनिया का शासक सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है और वह सिंधु नदी को पार करते हुए अपने सेनापति हेफेस्टियन और प्रदिकश के सहयोग से वह भारत के झेलम नदी तक पहुंच जाता है और यहाँ पर पौरव के राजा पौरस के साथ संघर्ष करता है और वहाँ कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनती है कि वह पौरस से सीख लेता है और उसके बाद वह वापस अपने स्वदेश जाता है। उसके बाद उसके सेनापति सेल्यूकस पुनः भारत पर आक्रमण करते हैं और सेल्यूकस को 303 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य उन्हें पराजित करते हैं और पराजित करने के बाद सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि करते हैं और संधि करने में वे 4 बड़े प्रदेश काबुल, कंदार, हेरात, इस तरह के जो 4 बड़े प्रदेश है वो चंद्रगुप्त को देते हैं। चंद्रगुप्त बदले में उन्हें 500 हाथी दान करते हैं और इसके साथ पहली बार ऐसा साम्राज्य है जिसका विदेशी संबंध स्थापित होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने वाला पहला साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था। और सेल्यूकस अपनी पुत्री कॉर्निया हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करते हैं और इसके साथ ही सेल्यूकस चंद्रगुप्त के दरबार में एक विद्वान मेगस्थनीज को भेंट करते हैं और उन्हीं के विवरणों से हमारे यहाँ यूनानी साहित्य स्रोत उपस्थित होता है। यहाँ यूनानी साहित्य स्रोत को जब हम देखते हैं तो उसके 3 भाग है। पहला है सिकंदर के पूर्व के विद्वान, सिकंदर के पूर्व के विद्वान। दूसरा है सिकंदर के समय के विद्वान, सिकंदर के समय के विद्वान। उसके बाद तीसरा है सिकंदर के बाद के विद्वान। अब देखिए जब हम सिकंदर के पूर्व के विद्वानों की बात करते हैं तो इसमें नाम आता है स्काइलैक्स, विद्वान है स्काइलैक्स। नाम आता है टैशियस, नाम आता है हेरोडोटस, नाम आता है थ्यूसिडाइडिस, ये ऐसे विद्वान हैं जो सिकंदर के पूर्व के हैं
यानी ये विद्वान सिकंदर के पूर्व के भारत में तो नहीं आए, ये विद्वान यूनान में बैठे ही उन्होंने लिखा, लेकिन भारत के बारे में लिखा। और उसमें सबसे पहला नाम आता है, महत्वपूर्ण नाम है हेरोडोटस, जिनकी हिस्टोरिका महत्वपूर्ण रचना है, हिस्टोरिका, जो भारत के बारे में विवरण देती है। थ्यूसिडाइडिस, यूनान के अंदर देखा जाए तो वास्तविक इतिहास लेखन हेरोडोटस इतिहास के पिता माने जाते हैं, लेकिन वास्तविक जो वैज्ञानिक तरीके से इतिहास लिखने का जो काम किया वो थ्यूसिडाइडिस ने किया। और पेलोपोनेशियन जो युद्ध थे यूनान में, उन युद्धों का इन्होंने व्यवस्थित विवरण लिखा। तो ये ऐसे विद्वान हैं जो सिकंदर के पूर्व के हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिकंदर के समय के विद्वान, जिसके अंदर आते हैं निरियाकस, ओनेसिक्रेटस और अरिस्टोब्यूलस। ये तीन विद्वान हैं जो सिकंदर के समय के विद्वान माने जाते हैं, निरियाकस, ओनेसिक्रेटस और अरिस्टोब्यूलस। निरियाकस का तो कोई विवरण नहीं है, ओनेसिक्रेटस का विवरण है, और वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर का विवरण है। अरिस्टोब्यूलस की एक प्रसिद्ध बुक्स है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ वार। ये अरिस्टोब्यूलस की पुस्तक है। यानी ये ऐसे विद्वान हैं जो सिकंदर के समय भारत में आए, निरियाकस, ओनेसिक्रेटस, अरिस्टोब्यूलस, और भारत का विवरण लिखा, जिसमें प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ वार। उसके बाद हम बात करते हैं कि सिकंदर के बाद आने वाले विद्वानों की जब हम बात करते हैं तो इसमें नाम आता है प्लिनी, स्ट्रेबो, जस्टिन, प्लूटार्क, एरियन, कैसियस, मैगस्थनीज, प्लिनी, स्ट्रेबो, जस्टिन, प्लूटार्क, एरियन, कैसियस और मैगस्थनीज। स्टूडेंट्स, एरियन की भी एक इंडिका है, कैसियस की भी एक इंडिका है, वो ईरानी इंडिका है। एरियन की भी एक इंडिका है और मैगस्थनीज की भी एक इंडिका है। लेकिन एरियन ने मैगस्थनीज की नकल की, तो ये जो विद्वान हैं प्लिनी, स्ट्रेबो, जस्टिन, प्लूटार्क, एरियन, कैसियस और मैगस्थनीज, ये सिकंदर के बाद के विद्वान हैं। अब इनमें से हमारे पाठ्यक्रम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो है मैगस्थनीज, क्योंकि मैगस्थनीज जो है वो संपूर्ण भारत का सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक विवरण देते हैं। इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो 4 नंबर का प्रश्न बनता है। इंडिका के बारे में आप क्या जानते हैं या मैगस्थनीज का परिचय दीजिए, तो इस तरह का सवाल पूछा जाता है। अब हम देखते हैं मैगस्थनीज की इंडिका। मैगस्थनीज की रचना है इंडिका। स्टूडेंट्स ध्यान दें, खास बात यह है कि ये जो मैगस्थनीज की इंडिका है, ये हमारे लिए विशेष बात है कि यह मूल इंडिका उपलब्ध नहीं है, विशेष बात है कि मूल इंडिका आज तक न तो उपलब्ध हुई है और न ही इसकी कोई पांडुलिपि किसी तरह का कोई मिला है। न तो इंडिका उपलब्ध हुई और न कहीं पर इसकी पांडुलिपि भी नहीं मिली। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मैगस्थनीज की इंडिका का विवरण ये इंडिका का विवरण है। स्टूडेंट्स ध्यान दें कि जो भी विद्वान, यूनानी विद्वान सिकंदर के बाद के थे, चाहे हम प्लिनी की बात करें, स्ट्रेबो की बात करें, प्लूटार्क की बात करें, जस्टिन की बात करें, एरियन की बात करें, इन सभी का जो विवरण है, इन विद्वानों का जो भी विवरण है या इन्होंने जो भी तथ्य रखे हैं या इन्होंने जो भी अपने विवरण में लिखा है, इसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा है
कि हमने ये जो तथ्य लिए हैं ये इंडिका से लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिका पहले थी और इंडिका जो थी वो मेगास्थनीज की इंडिका थी और उसी के आधार पर इन्होंने अपना विवरण लिखा। तो इसके बारे में जो इन विद्वानों का जो विवरण है, इन विद्वानों के विवरणों का 1846 में संकलन किया गया डॉक्टर स्वानबैग के द्वारा। स्वानबैग विद्वान थे डॉक्टर स्वानबैग, जिन्होंने इन विद्वानों की जो पांडुलिपियां हैं इन विद्वानों की उनका संकलन किया। और उसके बाद ये जापानी भाषा में था, ये जापानी विद्वान थे। इसके बाद में मैक्रीक्लैन विद्वान हुए, जिन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। यानी अभी जो इंडिका का विवरण है वह अंग्रेजी विवरण हमारे पास मौजूद है। यानी इंडिका तो नहीं थी, लेकिन इन विद्वानों के विवरण के आधार पर डॉक्टर स्वानबैग ने जो विवरण संकलित किया वही हमारे लिए असली इंडिका है। अब हम देखते हैं कि इस इंडिका में कौन कौन सी बातों का विशेष उल्लेख किया गया है। हम देखते हैं यहाँ हमारे ध्यान में 10 बातें होनी चाहिए जो इंडिका में उल्लेखित है। नंबर 1, पहली बात हम करते हैं कि इंडिका में जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र जो राजधानी केंद्र था, पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज इंडिका में पोलीबोथ्रा के रूप में उल्लेखित करता है। यानी यहाँ पाटलिपुत्र का जो नाम है वो पोलीबोथ्रा उल्लेखित करता है। और पाटलिपुत्र के 570 बुर्ज, यानी एक ऐसा शहर है जो प्रकोटेदार था और उसके बुर्ज बने हुए थे और वो 570 बुर्ज थे और उसके 64 द्वार थे। यानी पहला बिंदु हमारा हो गया कि मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र का नाम पोलीबोथ्रा मिलता है और उसके साथ पाटलिपुत्र की भव्य स्थापत्य कला की जानकारी हमें मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। नंबर 2, दूसरी बात हम करते हैं, मेगास्थनीज की इंडिका में उल्लेखित है कि जो राजा है, शासक के जो अंगरक्षक है वो अंगरक्षक स्त्री अंगरक्षक है। विशेष बात है इस पुस्तक में ये उल्लेखित मिलता है कि राजा के जो अंगरक्षक है वो स्त्री अंगरक्षक है, ऐसा उल्लेख मिलता है। नंबर 3, शासक जो है ऐसा उल्लेख मिलता है कि शासक मालिश के समय भी जनता की समस्या सुनता था और उसका समाधान करता था। यानी शासक जो है वो जन कल्याण का कार्य, हर समय वो जन कल्याण का कार्य करता था, चाहे किसी भी स्थिति में हो वह हर समय जन कल्याण के कार्यों को देखता था। ऐसा उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। नंबर 3, हम बात करते हैं कि यहाँ मेगास्थनीज की इंडिका में भारत में जो जाति व्यवस्था है, भारत में जाति व्यवस्था वो 7 जातियों का उल्लेख करता है। 7 जातियों का उल्लेख करता है। तो 7 जातियों का उल्लेख इसलिए करता है क्योंकि यूनान के अंदर 7 जातियां थी और ये 7 जातियां जो है वो व्यवसाय के आधार पर है, व्यवसाय के आधार पर है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 4, मेगास्थनीज की इंडिका में एक विशेष बात मिलती है, वो ये है कि यहाँ पर उल्लेखित करते हैं कि स्थान है दर्दिस्तान और दर्दिस्तान में सोने की खानों का उल्लेख हुआ है, सोने की खानों का उल्लेख हुआ है, खानों का उल्लेख। और विशेष बात यह है कि ये जो सोना है वो चींटियों के माध्यम से निकलवाया जाता था। ऐसी कुछ विधियां अपनाई जाती थी, चींटियां अंदर प्रवेश करके सोना निकालती थी। इस तरह का उल्लेख भी मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। नंबर 5 हम देखते हैं यहाँ की जो शासन प्रणाली है, यहाँ की जो शासन प्रणाली थी, शासन प्रणाली में जो मंत्री थे, मंत्रियों का जो उल्लेख है वो उसमें मिलता है। मंत्री
मंत्रियों का जो 18 तीर्थ थे, 18 तीर्थ जिनको अष्टादश तीर्थ के नाम से जानते हैं, वो इस तरह का अष्टादश तीर्थों का उल्लेख। इसके अलावा इसमें और भी उल्लेखित है कि जो राजदूत थे, एम्बेसडर राजदूतों का भी विशेष उल्लेख है। मैजिस्ट्रेटों का उल्लेख है, मैजिस्ट्रेट न्यायाधीश के, मैजिस्ट्रेट के इस तरह के जो अधिकारी है उनके जो शासन प्रणाली में, उनका भी विशेष उल्लेख मिलता है। मैगजीन्स की इंडिका में इस तरह के मौर्य साम्राज्य का जो संपूर्ण विवरण है वह हम मैगजीन्स की इंडिका में प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हमारे जानकारी के स्रोतों में मैगजीन्स की इंडिका एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यूनानी साहित्य के बाद जब हम देखते हैं तो हमारा दूसरा बिंदु आता है चीनी साहित्य स्रोत। अब हम देखते हैं दूसरा स्रोत, विदेशी साहित्य स्रोतों में दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण स्रोत है वो है चीनी साहित्य स्रोत। चीनी साहित्य स्रोत, और चीनी साहित्य स्रोतों को हम देखते हैं तो उसमें चीन से आने वाले जो विद्वान हैं उनके बारे में हम देखते हैं। और चीन से आने वाले विद्वानों की जब हम बात करते हैं तो हमारे पाठ्यक्रम में 3 विद्वानों का जो विवरण है वो अति महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहले है फायान का विवरण, उसके बाद है वेनसांग का विवरण, उसके बाद है इत्सिंग का विवरण। इत्सिंग का विवरण, ये सभी चीनी यात्री थे। फायान भारत में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जिसका समय है 399 से 414। वेनसांग भारत आता है हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन का काल 606 से 647 है, और ये आता है 665 से 669। ये जो काल है वो इसका भारत में आने का है, यानी वेनसांग का। और 671 से 696 ये इसका काल है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय फायान आता है, हर्षवर्धन के समय वेनसांग आता है, और इत्सिंग जब भारत आता है तो भारत में कोई, क्योंकि 7वीं शताब्दी प्रारंभ होती है और हर्षवर्धन के बाद भारत जो है अनेक सामंती राज्यों में विखंडित हो जाता है और इसमें कोई स्पेशल राज्य नहीं होता है, इसलिए ये उल्लेख भी नहीं करता है। अब हम देखते हैं एक एक का विवरण कि कौन किस तरह से भारत में आता है और किस तरह का विवरण जो लिखता है। पहले हम देख लेते हैं कि कौन किस तरह से आया, और उसके बाद हम देखते हैं कि इनके विवरण क्या है। यदि हम भारत के मानचित्र को देखते हैं तो यहाँ स्पष्ट हो जाना चाहिए। देखिए, चीन से आने वाला यात्री फायान, यहाँ पे हिमालय के पार चीन से आने वाला यात्री फायान मध्य एशिया में जाता है। मध्य एशिया से ये खोतान आता है। खोतान का आश्रय आगे भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार, हमारा जो बिंदु है उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से पश्चिम उत्तर में भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ, पूर्वोत्तर में किस तरह से हुआ और दक्षिण पूर्व में किस तरह से हुआ। उसके 3 जो पोर्शन है वो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो मध्य एशिया में खोतान और कास्कर का जो प्रदेश है, यहाँ पर एक बौद्ध विहार है, गोमती विहार। तो ये सबसे पहले चीन से कौन, फायान जो है चाइना से होते हुए मध्य एशिया से खोतान में गोमती विहार से ये चलता हुआ गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, गंगा का मैदान, इस मैदान से होता हुआ ये आता है यहाँ पाटलिपुत्र में आता है। पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र में आने के बाद ये यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा ग्रहण करता है, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेता है। और यहाँ जो ताम्रलिपि बंदरगाह, वहाँ पर जाता है और मध्य भारत में ये भ्रमण करता है। और मध्य भारत में भ्रमण करने के बाद ये वापस स्वदेश चला जाता है, चीन चला जाता है।
दूसरे यात्री की बात करते हैं हम, वैनसांग। वैनसांग भी चीनी यात्री था, यह भी चीन से आया और वैनसांग चलता हुआ मध्य एशिया में, वैनसांग भी मध्य एशिया में आता है। मध्य एशिया के बाद वैनसांग आता है थानेश्वर। थानेश्वर ध्यान रहे, थानेश्वर जिसको स्थानुपुर कहा गया, स्थानुपुर ये थानेश्वर हर्षवर्धन की राजधानी थी, हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो स्थानुपुर थानेश्वर आता है। थानेश्वर के बाद में ये फिर वापस इधर उत्तर की ओर कश्मीर को जाता है, यानी ये श्रीनगर जाता है, कश्मीर जाता है और कश्मीर के बाद ये चल कर के वापस इधर पाटलिपुत्र कन्नौज आता है और कन्नौज के बाद पाटलिपुत्र जाता है। कन्नौज इस समय हर्षवर्धन की राजधानी थी, हर्षवर्धन की राजधानी ये कन्नौज रहता है। खास बात यह है कि वैनसांग ऐसा महान विद्वान व्यक्ति था, ऐसा यात्री था जिसने संपूर्ण भारत में भ्रमण किया। ये एकमात्र ऐसा चीनी यात्री था जिसने संपूर्ण भारत में भ्रमण किया। इसका मतलब ये हुआ ये कन्नौज से दक्षिण भारत में गया, बिल्कुल गया। दक्षिण भारत में ये वातापी, दक्षिण भारत में वातापी चालुक्य वंश पुलकेशियन द्वितीय के दरबार में गया। ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, मतलब ये दक्षिण पूर्वी भारत में गया। उसके बाद ये दक्षिण पूर्वी से दक्षिण पश्चिम भी गया, दक्षिण पश्चिमी भारत में भी गया और दक्षिण पश्चिमी भारत में ये कांची गया, कांची, और कांची में महाबलीपुरम, कांची में महाबलीपुरम, यहाँ पर जो दक्षिण भारत के पल्लव राजवंश है, पल्लव राजवंश नरसिंहवर्मन प्रथम के दरबार में गया। वहां से ये दक्षिण पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा यहाँ की यात्रा की, सिंहल द्वीप है श्रीलंका। उसके बाद यहाँ की यात्रा की, यहाँ की यात्रा करने के बाद ये वापस ताम्रलिप्ति आया और ताम्रलिप्ति आने के बाद ये वापस जल मार्ग से चीन गया, यानी फायान स्थल मार्ग से आया, स्थल मार्ग से ही गया, वैनसांग स्थल मार्ग से आया और जल मार्ग से वापस गया। संपूर्ण भारत में भ्रमण करने के कारण वैनसांग को हम यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। यात्रियों का राजकुमार कौन है? यात्रियों का राजकुमार वैनसांग है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? वैनसांग को कहा गया। यात्रियों का राजकुमार वैनसांग को क्यों कहा गया? क्योंकि वैनसांग ऐसा चीनी यात्री है जो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए और बौद्ध धर्म में विशेष करके महायान शाखा का अध्ययन करने के लिए भारत आया और यह स्थल मार्ग से मध्य एशिया से होते हुए थानेश्वर के बाद ये कश्मीर गया, कश्मीर के बाद कन्नौज और कन्नौज के बाद पाटलिपुत्र के बाद नालंदा रहा, नालंदा के बाद ये दक्षिण भारत में आया, वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में भी गया, क्योंकि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष का उल्लेख मिलता है, वो भी उल्लेखित करने वाला। और उसके बाद ये कांची दक्षिण पूर्वी महाबलीपुरम में गया और उसके बाद दक्षिण पूर्वी देशों में घूमते हुए वापस ताम्रलिप्ति आया। ताम्रलिप्ति के बाद ये प्रयाग में आया और प्रयाग में इसने महाधर्म सभा स्थापित करवाई, इसको महामोक्ष देवा की उपाधि दी गई और उसके बाद ये अपना स्वदेश गया। यानी संपूर्ण भारत में भ्रमण करने वाला यात्री है वैनसांग। इसी वैनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं इत्सिंग की, इत्सिंग ध्यान दें, इत्सिंग यात्री जो उत्तर पूर्व से नहीं आया बल्कि इत्सिंग यात्री पश्चिम से आया, पूर्व दक्षिण पूर्व, इसको अपन दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कहते हैं। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से ये प्रवेश करता है, यानी ये जल मार्ग से आता है। जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया,
बाली, इन देशों का भ्रमण करते हुए ये ताम्र लिपि से प्रवेश करता है भारत में और ये नालंदा विश्वविद्यालय में रहता है। जब ये आता है तो बड़े बड़े नगरों को ये उजरा हुआ पाता है और इस तरह के भारत में एक सामंती राज्यों की शासन प्रणाली को देखता है। इसे किसी विशिष्ट शासक का उल्लेख नहीं करता है और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करता है और उसके बाद स्वदेश चला जाता है। यानी 671 से 696 तक ये इस तरह के विवरण लेके जाता है और फिर इसके विवरण को लिखने का काम किया जापानी विद्वान टुकुशु ने। जापानी विद्वान का नाम है टुकुशु। टुकुशु ने लिखा ए बुद्धिस्ट records of religious या फिर ए रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस के नाम से जानते हैं। ए रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस के नाम से टुकुशु ने इससे इनका विवरण लिखा। तो इस तरह से इनके ये आने का मार्ग था, भारत के आने का। आगे इनका विस्तृत अध्ययन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, संपूर्ण मौर्य साम्राज्य हमारे कोर्स में है। उसके बाद हर्षवर्धन, संपूर्ण हर्षवर्धन हमारे कोर्स में है और हर्षवर्धन के बाद के कुछ राज्य हमारे कोर्स में है। पाठ्यक्रम में होने की वजह से हम इनका विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फायान का विवरण कि वो भारत के बारे में किस तरह का विवरण प्रस्तुत करते हैं। देखिए, हम फायान की जब बात करते हैं तो फायान भारत में 399 से 414 ईस्वी के मध्य रहा फायान। फायान का जो विवरण है, फायान के विवरण का नाम है फा वो की। फायान ने अपना जो विवरण लिखा उस विवरण का नाम है फाकोकी। और फायान जिसके दरबार में आया थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की दो राजधानियां थी, यानी एक पाटलिपुत्र थी, दूसरी राजधानी इनकी थी उज्जैन। कालिदास तो यहाँ पर भी रहे, उज्जैन में भी रहे। कुंतलेश्वर नामक ग्रंथ जो है कालिदास ने अमरुक के साथ रहकर, अमरुक एक विद्वान थे, उनके साथ रहकर उज्जैन में लिखा। तो ये इनकी दो राजधानियां थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को हम भारतीय इतिहास का, भारत के प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, स्वर्ण युग के नाम से इसे जानते हैं। स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? स्वर्ण युग का मतलब सोने से कोई लेना देना नहीं। स्वर्ण युग का मतलब यह है कि एक ऐसा युग जिसमें उसके शासन काल में स्थापत्य कला का विकास होता है, संगीत का विकास होता है, साहित्य का विकास होता है, चित्रकला का विकास होता है, यानी एक मानव के जागरण का विकास, मानव के समस्त क्षेत्रों का जो विकास, वो विकास होता है। तो उसके काल को हम स्वर्ण युग कहते हैं। आइए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फायान का जो विवरण है, वो फायान का विवरण किस प्रकार है, विवरण इस प्रकार है, उसको हम देखते हैं। देखिए, फायान के विवरण में नंबर 1 हम देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की शासन प्रणाली का उल्लेख किया जाता है, शासन प्रणाली का। नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य विस्तार और सीमा का उल्लेख मिलता है। नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो सामाजिक स्थिति उसकी जानकारी मिलती है। नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो यहाँ विज्ञान का जो विकास हुआ, वैज्ञानिक विकास या विज्ञान का विकास, एक तरह से विज्ञान के विकास को हम स्थापत्य का विकास कहते हैं, उससे संबंधित जो विकास हुआ उसका उल्लेख मिलता है। नंबर 5, ये लिखते हैं कि यहाँ इतनी ईमानदारी है कि यहाँ पर कोई चोर डाकू नहीं है। चोर डाकू नहीं का मतलब ये है कि इनके राज्य में घरों में ताले नहीं लगे हैं। इसका मतलब ये है कि यह उल्लेखित करते हैं कि जो भारतीय जनता है
वह भारतीय जनता सत्यनिष्ठ है, भारतीय जनता ईमानदार है, भारतीय जनता चोरी नहीं करती है। देखिए इतिहास से सीख लीजिए, इतिहास हमें सीख देता है, तो पूर्व में अतीत के समाज से सीख देता है कि हमारा भावी समाज कैसा होना चाहिए। तो इस तरह का जो विवरण फायाम देता है, इससे आगे का विवरण हम अगली क्लास में देखेंगे कल। धन्यवाद।